राम राम, राधे राधे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोना मिस। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी आप सभी का स्वास्थ्य अच्छे से बनाए रखे, आपकी हेल्थ अच्छी हो, सारे साल अच्छे से जाए आपका, यही कामना करती हूँ। और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जैसे कि भारत का संघ राज्य क्षेत्र पढ़ रहे थे, उसमें आर्टिकल 1 से 3 तक पढ़ लिया था। पिछले का पहला रिकॉल कर लेते हैं कि आर्टिकल 1 में हमने देखा था कि इसमें भारत और इंडिया दोनों शब्दों का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या परिभाषित है? भारत का संघ राज्य क्षेत्र परिभाषित है। उसमें राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित किए हुए प्रदेश शामिल है। भारत को क्या कहा गया है? भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है, क्योंकि भारत के किसी भी राज्य को अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरे में क्या था कि किसी भी भारी प्रदेश को भारत के संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। तीसरे में था कि भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन करना हो, किसी नाम में परिवर्तन करना हो, उसके नए राज्य का गठन करना हो, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, तो ये इसका उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 3 में। अब पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 4। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। भारत का संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद 4, आर्टिकल 4 पढ़ेंगे हम लोग। उसमें इसमें क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें क्या लिखा हो गया है? आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उसमें आर्टिकल परिवर्तन किए जाएंगे, ये सभी आर्टिकल 368 की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगी, शामिल नहीं किए जाएंगे, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंज होंगे ना, वो साधारण संविधान संशोधन के द्वारा किए जाएंगे। और आर्टिकल 368 में क्या लिखा हुआ है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, हम संविधान संशोधन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं शामिल किए जाएंगे इसमें आर्टिकल 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे? तो देखते हैं कि आर्टिकल 3 क्या होता है। देखो, सबसे पहले आर्टिकल 3, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि संविधान संशोधन। देखो, संविधान नोट करके लिखेंगे, सब बातें हम नोट करके लिखेंगे। और नोट आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, सब जानते हैं नोट की अहमियत, तो नोट में लिखेंगे। देखो, संविधान संशोधन कितने तरीके के बताया था मैंने आपको? संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट बताया था मैंने साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। दूसरा बताया था मैंने विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत। तीसरा था विशेष बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडल, आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन, विधानमंडल का अनुमोदन। ये था
तीन प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। अब देखो आर्टिकल 368 की प्रक्रिया में आर्टिकल 2 और 3 की जो भी चेंजेस होते हैं वो क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल जो 2 और 3 है उसमें परिवर्तन होता है साधारण बहुमत से। ठीक है, जो भी परिवर्तन होते हैं वो साधारण बहुमत से होते हैं। जो साधारण बहुमत का उल्लेख है वो आर्टिकल 368 में नहीं है। आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन किए जाते हैं वो दो ही तरीकों से किया जाता है, वो है ये दो तरीके, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन। तो ये आर्टिकल 368 में सिर्फ ये दोनों शामिल है, इसीलिए आर्टिकल 2 और 3 में ये जो है शामिल नहीं होते हैं 368 में। अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है। नेक्स्ट है कि साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत, फर्स्ट है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत का मतलब है सदन के उपस्थित सदस्यों के सदन के उपस्थित सदस्यों के आधे से एक अधिक। मतलब देखो, सदन के उपस्थित सदस्यों के आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक बहुमत। इसका मतलब क्या है, मैंने कल भी जैसे समझाया था आपको क्रिकेट का एग्जांपल देखे, आज देखते हैं। एक जैसे कंपटीशन है, एक कंपटीशन करवा रहे हैं, कोई भी कंपटीशन, हम किसी को कुछ पूछ रहे हैं, मान लो इसमें 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, हमको अधिक से अधिक वोट चाहिए। अब जैसे टाई हो गया, मान लो ऐसे 50-50 वोट मिले, है ना, हम कब जीत पाएंगे, जब एक वोट या तो अधिक मिले किसी से, या तो इधर से इधर हो जाएगा, इधर से इधर, मतलब आधे से एक अधिक, मतलब 51 लोग क्या बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, तब वो साधारण संविधान संशोधन होगा, मतलब साधारण बहुमत से संशोधन होगा। तो इधर 49 हो गए, मतलब आधे से एक अधिक हो गया ना, 50 से 51 हो गया, मतलब साधारण बहुमत से वो परिवर्तन किया जा सकता है। तो देखो साधारण बहुमत से कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं। संविधान में साधारण बहुमत से निम्न परिवर्तन या संशोधन किए जा सकते हैं। निम्न में परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। अब ये तो आपको पता ही है कि साधारण बहुमत से संशोधन किस किस में किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिकल वो 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन होगा वो साधारण बहुमत से होगा। फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ, आपका रिकॉल भी हो जाएगा। फर्स्ट है राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन। राज्य की सीमा और नाम में जो परिवर्तन है वो साधारण बहुमत से किया जाएगा। अगर किसी नए राज्य का गठन करना हो, नए राज्य का गठन, ये कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 3 में। ये बातें आर्टिकल 3 में लिखी हुई थी। थर्ड है किसी बाहरी प्रदेश का भारत के संघ राज्य क्षेत्र में मिलाना। भारत के संघ राज्य क्षेत्र में मिलाते हैं। ये किसमें था, आर्टिकल 2 में लिखा हुआ था। इसके अलावा अगर हमको विधान परिषद
विधान परिषद। हमारे राज्यों में दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अगर विधान परिषद का गठन करना हो या फिर समाप्त करना हो, दोनों ही किससे किए जाएंगे? साधारण बहुमत से। तो ये था साधारण बहुमत से हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं। ये है, पूछे जाते हैं इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साधारण बहुमत के द्वारा कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं। ये परिवर्तन दे देते हैं और एक अलग देते थे, तो उसमें से भी कौन सा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये आपको सारे परिवर्तन है जो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फिर विशेष बहुमत। विशेष बहुमत सेकंड देखेंगे हम लोग विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन। आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन। सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि विशेष बहुमत क्या होता है। देखो, विशेष बहुमत का मतलब होता है विशेष बहुमत का मतलब होता है कि सदन में उपस्थित कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो ये क्या होता है? विशेष बहुमत। सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, सदन की कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ये आवश्यक है। अब देखो, विशेष बहुमत तो ये हो गया, लेकिन आधे राज्यों का विधानमंडल का अनुमोदन भी चाहिए। तो आधे राज्यों का विधानमंडल का अनुमोदन मतलब इसमें 28 राज्य और 2 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, दिल्ली और पुदुचेरी। तो ये कितने हो गए? 30 राज्य कहेंगे हम उनको। 30 में से 15 राज्यों का अनुमोदन जरूरी है, विशेष के साथ साथ 15 राज्यों का अनुमोदन है। अब ये विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन कब आवश्यक होता है हम देखते हैं। चलो, किस किस में आवश्यक होती है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि कौन कौन सा संविधान संशोधन में विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक है। तो लिखेंगे निम्न संशोधन में विशेष बहुमत के साथ साथ, निम्न संशोधन में इस बहुमत की मतलब ये जो मैं ऊपर बता रही हूँ, आधे विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का आवश्यक है। देखो, फर्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई भी परिवर्तन करना हो तो उसमें यह आवश्यक होगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि। सेकंड है संघ की कार्यपालिका के संबंधित जो शक्ति है उसमें कोई परिवर्तन। संघ हो गया और जो राज्य हो गया, दोनों की कार्यपालिका संबंधी
जो शक्ति है उसमें परिवर्तन, शक्ति में परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन करना हो तो विशेष के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। थर्ड है सातवीं अनुसूची में कोई परिवर्तन करना हो। अब सातवीं अनुसूची में क्या पढ़ा था आपने? संघ व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा। ब्रैकेट में लिख देती हूँ, संघ और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा। राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा। संघ व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा करना है, सातवीं अनुसूची में कोई चेंज करना है तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक है। फोर्थ है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ HC। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में कोई भी परिवर्तन करना हो तो विशेष के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। नेक्स्ट है खुद आर्टिकल 368 में कोई परिवर्तन करना हो तो भी आधे राज्यों के साथ साथ विशेष बहुमत भी चाहिए होगा। विशेष मतलब विशेष के साथ साथ आधे राज्यों का बहुमत आवश्यक है, तब ही ये सारे चेंज हो पाएंगे, इन सब में चेंज हो पाएगा। देखो एक बार फिर देख लो, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि, संघ राज्य की कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन करना हो या सातवीं अनुसूची में परिवर्तन करना हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी परिवर्तन करना हो या आर्टिकल 368 में कुछ परिवर्तन करना हो तो कैसे करेंगे? विशेष बहुमत के साथ साथ उसमें आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन भी आवश्यक है। नेक्स्ट है फिर इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आते हैं साधारण बहुमत के अलावा, बहुमत में जो हमने देखा था और इसमें जो देखा उसके अलावा जो भी आते हैं वो किस में जाएंगे? सिर्फ विशेष बहुमत में जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा। आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाइएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा। नेक्स्ट है फिर थोड़ा सा संविधान संशोधन के बारे में देखते कि संविधान संशोधन में क्या क्या किया जाता है। क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। देखो संविधान संशोधन में क्या क्या शामिल है? क्या क्या शामिल है? संविधान संशोधन में क्या क्या शामिल है? इसमें देखो, इसमें आंसर में लिखेंगे इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें जोड़ना भी शामिल है, इसमें कुछ परिवर्तन करना हो, घटाना, कुछ कम करना हो तो भी शामिल है। जोड़ना, घटाना और परिवर्तन, और कोई परिवर्तन करना हो तो तीनों संविधान संशोधन में शामिल हो। मतलब संविधान में से कोई चीज जोड़ना हो, कोई एक्स्ट्रा जोड़ना हो, कोई चीज घटाना हो, कोई कम करना हो या फिर कुछ चेंज करना हो तो वो संविधान संशोधन में शामिल है। अब देखो संविधान संशोधन कौन करता है? कल बताया था मैंने, संसद। कौन करती है? संसद। नेक्स्ट है जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन में जो दोनों सदन हमारे राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। संविधान संशोधन के तहत ये पॉइंट लिखेंगे, एक नोट लगा के लिख लीजिएगा। संविधान संशोधन के तहत दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। संविधान संशोधन के तहत दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियां प्राप्त है।
ये था अपने संविधान संशोधन। एक पॉइंट और लिखना, संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। कि संयुक्त बैठक जो है, आप आगे पढ़ेंगे कि संयुक्त बैठक क्या होता है। अभी बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये आपको जब मैं आगे टॉपिक पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे ये चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। तो ये था आपका संविधान संशोधन और आपके आर्टिकल 1 से 4 तक आपका कंप्लीट भी हो चुका है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आर्टिकल 1 में किसी ने क्या जोड़ने के लिए बोला था, किसी ने क्या, तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। बस थोड़ा सा और बचा है, और वीडियो में थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी ढोल वगैरह की, तो दीपावली का टाइम चल रहा है अभी, इसलिए मैं किसी को रोक भी नहीं सकती। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज। देखो फर्स्ट नोट लिखेंगे, नोट फर्स्ट में लिखेंगे प्रोफेसर केटी शाह, प्रोफेसर केटी शाह। प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था आर्टिकल 1 में समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ दीजिए, जो कि हमने कहा देखा था, ये किसमें देखा था, हमने प्रस्तावना में देखा था। तो और वो वहां किसकी सिफारिश पे जोड़े गए थे, वहां पे भी जोड़े ही गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लेकिन मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ, आर्टिकल 1 की बात कर रही हूँ। तो प्रोफेसर केटी शाह ने आर्टिकल 1 में समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने के लिए कहा था, शब्द जोड़ने के लिए कहा था। सेकंड है, संविधान सभा के मेंबर थे मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग। इन्होंने क्या कहा था, यूनियन शब्द की स्थान पे फेडरेशन शब्द जोड़ने के लिए कहा था। क्या कहा था, यूनियन शब्द की जगह क्या जोड़ो, फेडरेशन शब्द। कहा आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द की जगह कौन सा शब्द जोड़ो, फेडरेशन शब्द जोड़ो। ये कुछ पॉइंट्स है कि ये इन्होंने कहा था, इनको पूछ लेते हैं तो ध्यान में रखना। थर्ड है एच.वी. कामत, इन्होंने आर्टिकल 1 में प्रदेश शब्द जोड़ने के लिए कहा था। आर्टिकल 1 में इन्होंने तो यूनियन शब्द की स्थापना फेडरेशन का लिए किसने कहा था, मोहम्मद अली बेग ने। और एच.वी. कामत ने कहा था आर्टिकल 1 में फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द की जगह क्या जोड़ो, प्रदेश शब्द। आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द की जगह क्या जोड़ो, प्रदेश शब्द जोड़ो। तो ये था आपका संघ राज्य क्षेत्र। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपना 100% दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।